This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome back to Alpine Academy. Today we are going to start chemical bonding chapter number 4 of your textbook. Okay, so let's move forward to the first topic of our chapter, energetics of bond formation. Basically, why an atom taking part in bond formation? कोई भी एक एटम जो है कोई बॉन्ड क्यों बनाता है? ठीक है, सबसे पहला रीज़न है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, स्टेबल करने के लिए मीन्स ये है कि किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने मुताबिक नहीं होते जितने इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी एक एटम स्टेबल हो जाए. ठीक है, सबसे स्टेबिलिटी जिन एटम्स में होती है वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 8A और 10B के होते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 1A से लेके 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 8. ठीक है, ग्रुप नंबर 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है. अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको ड्यूप्लेट कहा जाता है, और किसी एक एटम के आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको ऑक्टेट कहा जाता है. ठीक है, यानी अपना ऑक्लेट कंप्लीट कर लेता है वो. तो इस हिसाब से किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं? उसके ग्रुप नंबर से. अगर किसी भी मतलब ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 4 तक की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो उसके आखिरी शेल में +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके ऊपर +1 का चार्ज आता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. ठीक है, तो ग्रुप 1 का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट वैलेंस शेल. ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर 4 में क्या होता है कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल में होता है. ठीक है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए किसी से भी ताकि वो अपना कंपाउंड स्टेबल बना दे, यानी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते. ठीक है, कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है. ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो बॉन्ड क्रिएट करेगा. किनके साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा? जो दूसरे एटम्स हैं. लेट सपोज ग्रुप नंबर 5A 6A एंड 7 है. ठीक है, ये वो एटम्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाईली मतलब नीड होती है इनको. ठीक है, जैसे लेट सपोज ग्रुप नंबर 1A है, उसके पास सोडियम है, सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मतलब सोडियम अपना आखिरी शेल एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी दूसरे एटम से. तो ऐसा कोई एक एलिमेंट है जिसके पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो? बिल्कुल है. ग्रुप नंबर 7A जो होते हैं दे कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आखिरी जो 7A के एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं. ऐसा नहीं कि वो 7 इलेक्ट्रॉन अपने गिरा दें और वो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे दें ताकि सोडियम का आउटलेट कंप्लीट हो जाए. ठीक है, यानी सोडियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसा नामुमकिन है. ठीक है, इसके बरक्स क्या होता है कि हाँ, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेता है, यानी सोडियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन गिरा देता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है. ठीक है, तो स्टेबल करने के बाद क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा और क्लोरीन खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो जितने भी ग्रुप 5A 6A और 7 हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डोनेट नहीं करते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेते हैं. और किन से लेते हैं? ग्रुप नंबर 1A 2A और 3A से लेते हैं. ठीक है, अच्छा, अब बात समझ आ गई होगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि ये सारे अनस्टेबल होते हैं और सिंपल ऐसे जो है कहते हैं. जो कंपाउंड मैंने भी आपको बताया कि ग्रुप 1 से लेके 3A के कंपाउंड ग्रुप 7A 6A और 5A से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, ताकि अपने आप को खुद को स्टेबल कर सके. और उसके अलावा जो है कहते हैं जितने भी एटम्स होते हैं और जो अनकम्बाइंड होते हैं उन सब की एनर्जीज बहुत हाई होती है. क्यों हाई होती है? क्योंकि उनको जल्द से जल्द कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए जिससे अपने आप को वो स्टेबल करके नॉर्मल सी एनर्जी में मतलब एडजस्ट होके रह सके. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. अब जब भी एटम मिलते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है. ठीक है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं. अब उस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से दो एटम्स जो आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं.
ठीक है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स उन दो एटम को एक साथ होल्ड करके रखती है। इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मीन्स जो केमिकली एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हुए हैं ड्यू टू द शेयरिंग और ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दो वजूहात की वजह से जो दो एटम्स हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, इसका मतलब वो आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड में आपके पास सिंपल डेफिनेशन जो हो सकती है इसकी केमिकल बॉन्डिंग की क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी दो एटम्स के बीच में, वो किस वजह से होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो अपने वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के लास्ट शेल में रिमेनिंग होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है कहते हैं टोटल 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपके पास आयनिक बॉन्ड, उसके अलावा आ जाता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स किन किन से डिस्कवर्ड किए थे 1960 में, डब्ल्यू कॉसेल जर्मनी के साइंटिस्ट है जिन्होंने आयनिक बॉन्ड डिस्कवर किया था। उसी के साथ उसी ईयर में आपके पास लुइस ने यूएसए में कोवेलेंट बॉन्ड जो ये कहते हैं इन्वेंट किया था। अच्छा, तो बेसिकली इनका रीज़न क्या था बॉन्ड बनाने का, वही मैंने आपको ऊपर बहुत डिटेल में अभी समझाया कि टू एक्वायर ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस ऐसा एटम जिसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 8 को इनर्ट ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी एटम्स हैं वो सारे अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और वो कंप्लीट किस तरीके से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करने से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा ये मतलब बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड होता क्या है और हम क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल। नाउ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? When two or more atoms are combined with each other in order to complete their octet, a link between them is formed which is known as chemical bond. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि केमिकल मतलब केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जब दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है मैं आपको आगे जो है कहते हैं प्रीवियस एग्जांपल्स में समझाऊंगा कि कैसे अपना ऑक्टेट दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक विच इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। ऐसी अट्रैक्शन की फोर्स जो दो एटम्स को एक कंपाउंड बनाने में रखे रहे। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl क्यों रह सकता है, Na और Cl अलग क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, वो इस वजह से नहीं हो जाता क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड्स हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? बेसिकली आयनिक बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन दें, अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा होता है आपके पास, सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। ठीक है, अब आप क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक एटम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम उसको गेन कर लेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, एक एटम अपने पास से इलेक्ट्रॉन गिरा रहा है तो दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको जो है कहते हैं आप बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से जब भी एक एटम, ठीक है, जब भी एक एटम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपने आखिरी शेल में से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी एक एटम अपने पास से आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। इसी तरह कोई दूसरा एटम वो या कोई से भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है कि एक एटम अपने पास से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इन दो डिफरेंट चार्जेस के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेगी। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर, सो दे विल कंबाइन विद आयनिक बॉन्ड।
ठीक है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ। किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको अपनी तरफ जितनी ज़्यादा हो सके उतना अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है 1.7 से, ठीक है, बिटवीन टू एलिमेंट्स यूजुअली टेंड्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर दो एटम्स हैं और उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास 1.7 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो जिस बॉन्ड से मतलब जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हुए हुए हैं, वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो सिंपल आपके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये Cl है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या बॉन्ड है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, जबकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। अगर हम इन दो फिगर्स को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करा दें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.9। ठीक है, which is less than 1.7. And what are the sentence written here? If the difference of electronegativity is greater than 1.7, it's mean the bond between both atoms is ionic. But here the result of both 2.1 and 3.0 is 0.9, which is less than 1.7. It means that the bond between them is not ionic. Okay, there will be an other bond which is covalent bond. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ जो बॉन्ड है वो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, ये आयोनिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आया, तो इसका मतलब ये आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? one element is required for the formation of ionic bond that easily lose its electron. Therefore, one element behave as metal because the ionization potential of metals are generally low. अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कैसे इफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड? ऐसे कर रहा है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास एक एटम ऐसा होना चाहिए जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर सके। ठीक है, इजीली डोनेट्स मीन कि अपने पास से मतलब जो है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका बहुत लो हो। ठीक है, तो उस आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा सबसे कम आपका ग्रुप 1A का होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड वाइज क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज होता चला जाता है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके पास जो ग्रुप 1A है और ग्रुप 2A है, इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, जिसकी वजह से ये वो एटम्स होते हैं जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इस आयनिक बॉन्ड में। अब थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So in the formation of ionic bond, an element is required which gain electron. Since non-metals can attract electron with greater force because high electron affinity. अब अगर हमें फॉर्मेशन करनी है आयनिक बॉन्ड की, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो टेंडेंसी होती है कि बेसिकली वो चेंज होता है एनर्जी में जब वो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसमें उसकी इंथैल्पी या उसकी टोटल हीट कॉन्टेंट में क्या चेंज आता है, उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सिंस नॉन मेटल्स कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स, इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक ग्रुप 6A, 7A एंड 8A एलिमेंट्स आर ऑल नॉन मेटल्स एंड दे विल अट्रैक्ट मोर पावरफुली देन अदर एटम्स। ओके, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा फोर्स के साथ। ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ होता है तो उसको फ़ौरन से अपनी तरफ ले सके। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस हैं, और बेसिकली सिंपल आयनिक बॉन्ड है जो कि किसी भी दो आइटम्स के बीच में बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड सिंपल इज दैट। ओके, आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चंस और पेपर्स के लिहाज से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये पूछ ली जाती है। तो आयनिक बॉन्ड में हम अगर एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो वो NaCl की करते हैं। लेट अस कंसिडर द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन एटम। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या एनर्जी चेंज आ रहा है अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, किस में से? सोडियम आयन और क्लोरीन एटम, या सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, सॉरी आयन नहीं, आयन हम बाद में बनाएंगे, पहले हम सोडियम और क्लोरीन एटम्स में से ये सब चीज़ें बनाते हैं।
स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है बेसिकली सोडियम इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने जो है थर्ड चैप्टर में आपको बताई थी। तो अगर आप थर्ड चैप्टर को इजीली समझ आ गया है आपके, तो आपको ये बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल सोडियम एटम की। ठीक है, यानी यहाँ पे भी मैंने लिखी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है। अब क्या हो रहा है कि सो इट हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन उसके आखिरी ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके आखिरी ऑर्बिट में यहाँ जो ये आखिरी ऑर्बिट है, ठीक है 3s1, ये थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। स्टेबल मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसके आखिरी शेल का। अब ऑक्टेट कहाँ से पता चल रहा है मुझे, ये उसका पहला शेल है सोडियम मेटल का। ठीक है, और ये आपके पास उसका दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट में आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, जिसपे आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल आपके पास सोडियम अब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी एक एटम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जब अपने पास से सोडियम ने जब अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है आपके पास, chlorine atom in its ground state has the electronic configuration of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो उसके आखिरी मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके आखिरी शेल में कितने होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम को अपने आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप को क्लोरीन स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे सोडियम ने डोनेट किया है। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने अपने पास से रिमूव किया है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि जो सोडियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो अपनी पास से एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सॉरी, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेसिकली, तो ये 495 किलो जूल ये हमारा वर्क है जो हमने इस एटम के ऊपर किया है, तब जाके एटम ने हमें एक रिजल्ट दिया है। अब उस रिजल्ट पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि सोडियम आयंस, सोडियम मेटल कंपाउंड एटम जो है वो सिंपल कन्वर्ट हो गया है सोडियम आयन में। ठीक है, क्या करके, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो हमेशा हीट किस में होती है, पॉजिटिव में होती है हीट हमेशा। ठीक है, हमेशा हीट पॉजिटिव में होगी जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब भी एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हमेशा हीट नेगेटिव में रिलीज होती है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है रिएक्टेंट साइड पे होगा तो प्रोडक्ट में आपके पास हीट कंटेंट टोटल नेगेटिव में होगा। इट मींस गेट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो हमेशा हीट उसमें से रिलीज होती है। ठीक है, तो सिंपल क्या है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन उसको लेके अपना ऑक्टेट वो सॉरी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जैसे थर्ड ऑर्बिट में इसके पास टोटल कितने हैं, थर्ड ऑर्बिट मीन्स 3s2 3p6। ठीक है, लेकिन यहाँ है 5। ठीक है, तो क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 8 करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो इस हिसाब से इसके आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे, 3s2 3p6। ठीक है, तो सिंपल यहाँ ये हो रहा है कि ये आपके पास पहले स्टेप में सोडियम जो ये कहते हैं सोडियम पॉजिटिव में बनता है, यानी सोडियम का कैटायन बनता है, और उसमें जो हीट लगती है दिस इज एंडोथर्मिक हीट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट वैलेंस शेल। एंड स्टेप नंबर 2 is basically defined that the chlorine atom will gain an electron, and for this purpose it will stable because its valence shell electronic configuration is completed with 8 electrons. Okay. For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. ओके, स्टेप नंबर 3 से पहले हमें एक चीज़ और डिस्कस करते चलें। जो हमने हीट सबसे पहले स्टेप में सोडियम आयन बनाने के लिए जो हमने हीट प्रोवाइड करी थी वो हीट पॉजिटिव में थी। इसका मतलब हमने अपनी हीट
इस्तेमाल करी, ठीक है। तो हमने अपना प्रोडक्ट या कहीं से हमने हीट ली, यानी हमारा लॉस हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो हम हीट दे रहे हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, ओके। कितनी दी हमने हीट? 495। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ क्लोरीन एटम से, तो वहाँ से जो हीट रिलीज हुई वो आपके पास कितनी थी? 348 किलो जूल। फिर भी अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे को, इसका रिजल्ट निकालें, तो 147 किलो जूल एनर्जी अभी भी आपके पास से ही दी गई है। तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हो। तो उसको कवर अप करने के लिए थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपके पास जब दो क्रिस्टल्स या सॉरी दो आयन जब मिलते हैं तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस आपके पास इस फिगर में शो हो रहा है, ठीक है। तब जब ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपके पास हीट रिमूव हो रही है इन अ वेरी बिग अमाउंट, -788 किलो जूल। इसका मतलब यहाँ से जो हीट निकली उसको 147 में सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो सिंपल आपके पास जितनी हीट आएगी वो हीट आपकी यूजफुल हीट होगी। इट्स मीन कि आपको उस प्रोडक्ट से हीट मिली, अब आप उस हीट को स्टोर करके किसी और प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास सिंपल थर्ड स्टेप में इन दोनों कैटाइन और एनाइंस का रिएक्शन होता है, जिसमें आपके पास सिंपल NaCl बन जाता है विथ सेम पोलैरिटी साइंस, ठीक है। अब ये Na पॉजिटिव और Cl क्या बता रहा है कि इनमें बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा मीन्स कि Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, Na आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.9 रखता है, ठीक है। तो Na की जब 0.9 है और Cl की होती है आपके पास 3.0, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.1, विच इज़ वेरी बिग electronegativity difference. It means there is a bond is between NaCl is ionic. तो मुझे कैसे पता चला ये आयनिक है? क्योंकि हमने आयनिक बॉन्ड की कंडीशन पढ़ी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 मतलब 1.7 से ज़्यादा आता है तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन अरेंज्ड themselves in definite pattern to form crystal lattice is referred to as lattice energy। वो लैटिस मतलब वो एनर्जी जो किसी भी गैसियस आयंस को 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है। यानी ये गैसियस आयंस हैं, आपके पास सिंपल आयंस हैं। अगर ये आयंस मिलते हैं और 1 मोल NaCl बनता है, ठीक है। अब जब 1 मोल NaCl बनता है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। अब उस पैटर्न पे जब वो बन जाता है तो उस पे जो एनर्जी मिलती है आपको, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है, वो आपके पास लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये -788 बेसिकली आपकी लेटेस्ट एनर्जी है, ठीक है। लैटिस एनर्जी किसकी? जब गैसियस आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास हर एक एटम 6 एटम्स की सराउंडिंग पे है। लेट सपोज जैसे ये हम लेते हैं, ये पिक करते हैं, ये वाला एक एटम ले लिया हमने, लेट सपोज ये सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम की सराउंडिंग्स पे टोटल आपके पास 6 जो है कहते हैं क्लोरीन एटम हो गए, ठीक है। अब इसकी सराउंडिंग से डिफरेंट कलर के क्लोरीन एटम होंगे। एक ये हो गया, अब मैं हाईलाइट चेंज कर देता हूँ, जैसे ये एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, ये क्लोरीन आ गया, आपके पास एक क्लोरीन ये हो गया, ठीक है। एक क्लोरीन ये हो गया और इसी तरह एक क्लोरीन ये सेंटर में लाई कर रहा है, इसी तरह एक क्लोरीन इसी के साथ अगर इसके स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। तो टोटल इस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब सॉरी कितने कैटाइंस हो गए आपके पास, क्लोरीन आइंस हो गए। तो आपके पास सिंपल 6 क्लोरीन आयन किसी भी एक सोडियम आइंस की सराउंडिंग पे है, ठीक है। इसी तरह जो एक Cl जो है क्लोरीन है, उसकी सराउंडिंग्स पे भी टोटल 6 सोडियम आयंस होते हैं इनके पर्टिकुलर पैटर्न स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है कि हर एक एटम 6 सराउंडिंग्स के साथ है, मतलब 6 डिफरेंट एटम सराउंडिंग के साथ है। जैसे अगर Na है तो उसकी सराउंडिंग पे डिफरेंट एटम्स की एटम होगा, यानी Cl 6 होंगे। इसी तरह एक Cl को कंसिडर करते हैं तो उसमें भी आपके पास टोटल कितने हो सकते हैं? 6 सोडियम हो सकते हैं, ठीक है। What is the conclusion of this example of ionic bond is it is essential for the formation of ions and ionic bond that the sum of energy released in the second and third step must be larger than what is required in the first step। तो बेसिकली अगर हम इसको सम अप करें तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर्मेशन बना रहे हैं हम आयनिक बॉन्ड की, ठीक है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है अगर हम उसका सम कर लें, एनर्जी रिलीज किस स्टेप में होती है? स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ठीक है। अगर हम इन दोनों एनर्जीज का सम ले लेते हैं तो आपके पास वो एनर्जी का सम हमेशा बड़ा होगा किससे? एनर्जी विच इज़
विच इज़ मतलब बेसिकली आपके पास वो एनर्जी जो किसी भी एक रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रही थी प्रोडक्ट में, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी थी उससे हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड और सेकंड स्टेप की एनर्जी हमेशा पहले वाले स्टेप की एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कंक्लूजन है इसका। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या बता रहा है कि हमने जो एनर्जी किसी भी एक एटम को दी तो वो एनर्जी हमारी वापस से हमें मिल गई। ठीक है, now characteristics of ionic bonds. A single line of a metal is never associated with a single ion of non-metal. Crystal is made up of a large number of positive charged ion arranged in definite pattern. इसका मतलब ये है कि सिंगल लाइन ऑफ मेटल जो है ये किसी भी एक सिंगल लाइन ऑफ नॉन मेटल के साथ एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि सोडियम सिर्फ Cl के साथ हो। ठीक है, तो हमारे पास होता है क्या है कि सोडियम 6 Cls के साथ होता है, तो इसका मतलब कोई एक डेफिनेट पैटर्न अरेंज कर रहा है। ठीक है, यानी क्रिस्टल क्या होता है, इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, या कभी भी नेगेटिव चार्ज आयन भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल आपके पास ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ आयन्स अरेंज होते हैं एक साथ। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। इसका मतलब ये है कि हर आयन जो है वो सराउंडेड होता है दूसरे आयन्स के साथ जो कि फिक्स क्वांटिटी में होता है। लेट्स सपोज Na और Cl। ठीक है, Na आपके पास सिंगल आयन होगा तो आपके पास 6 Cl के आयन उसकी सराउंडिंग्स पे उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, डेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयन एक्ट इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द क्रिस्टल। ठीक है, इस तरह जो है आपके पास 6 तरफ से जो अट्रैक्शन फोर्स उसको मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कि चार्जेस की जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि 6 और 1 टोटल 7 चार्जेस की आपस में फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, वो सॉलिड शेप में होते हैं, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड। Second point is the ionic compound possess high melting and boiling point due to strong inter-ionic forces in the crystals. इसका मतलब यही है सिंपल, आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये हार्ड सॉलिड्स हैं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। ठीक है, हमेशा जो है कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो जनरली वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड क्यों है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब स्ट्रक्चर उसका सॉलिड है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए ताकि उस स्ट्रक्चर को आप तोड़ सकें, यानी आप उस कंपाउंड को तोड़ सकें। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, वाटर में क्यों डिजोल्व होते हैं? क्योंकि वाटर बहुत ही पोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, पोलर सॉल्यूशन मींस कि जब वाटर है उसमें जो H2O है वो पोलर है। पोलर मीन्स उसके H के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह जब NaCl उसमें ऐड किया जाएगा तो उसके Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, NaCl का पॉजिटिव चार्ज वाटर के नेगेटिव चार्ज के साथ जाके मिलने की कोशिश करेगा और आपका वाटर का पॉजिटिव चार्ज Cl के नेगेटिव चार्ज के साथ मिलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे मिलने की कोशिश में क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा, सॉरी NaCl सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर, यानी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। In the aqueous solution, the ionic compounds are good electrolytes because in water, the interionic forces are so weakened that the ions are separated and free to move under the influence of electric current. इसका मतलब सिंपल यही है कि आपके पास अगर आयनिक बॉन्ड्स में आयनिक आयंस में मूवमेंट होगी, फ्री मूवमेंट मीन्स कि उसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस की जगह होगी तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर है उसमें इंटरआयनिक फोर्सेस जो है बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आयंस अलग अलग हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। जब वो मूवमेंट इजी हो सकती है तो चार्जेस जो कि हम फ्लो करवाना चाह रहे हैं वो भी इजीली मूव हो जाएंगे, जिस वजह से आयनिक बॉन्ड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ second type of bond is covalent bond. What is covalent bond? In a covalent bond, no such transfer is involved. Instead of atoms, both of which stand to gain electrons, may combine with each other by sharing one or more pair of electrons. तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में किसी किस्म का कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है,
और यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि कोई भी दो एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज देखें तो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बिटवीन टू एटम, यानी एटम्स, दोनों एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से हम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ऐसे डिसीजन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब सिंपल सी अगर एक बात बोली जाए कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, तो म्यूचुअल शेयरिंग आपको, आप लोग को पता होगा क्योंकि फेसबुक है आज के ज़माने में, तो फेसबुक को हम यूज़ करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है कि लेट सपोज मेरा एक दोस्त है और आपका भी कोई दोस्त है, और हम दोनों की प्रोफाइल में एक ऐसा बंदा आ रहा है, ठीक है, जो मेरा फेसबुक पे दोस्त है और आपका भी दोस्त है, तो वो जो बंदा है या जो बंदी है वो बेसिकली म्यूचुअल फ्रेंड है हम दोनों का। ठीक है, तो इसी तरह शेयरिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन में कोवेलेंट बॉन्ड भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि लेट सपोज मैं एक एटम हूँ और आप एक एटम है, ठीक है, और हमारे बीच में जो शेयरिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की हो रही है। ठीक है, मेरे पास भी वही इलेक्ट्रॉन आएगा और आपके पास भी वही इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। This mutual sharing is possible in non-metals. Therefore, generally covalent bond form between the atoms of non-metal. तो आपके पास जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो सिंपली नॉन मेटल्स के बीच में होती है। ठीक है, नॉर्मल नॉन मेटल्स के बीच में होती है। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, यानी ग्रुप 6A से लेके 8A में नॉन मेटल्स ही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। लेट सपोज कि अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा होगा। ठीक है, जैसे दूसरा ही Cl हम ले लेते हैं, तो दोनों Cls को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के साथ शेयर कराएंगे और दूसरा वाला एटम जो है वो पहले वाले Cl के साथ शेयर करा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो अब इस हिसाब से टोटल क्लोरीन में होते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अब कितने हो गए इस क्लोरीन में, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है सिंपल 7 8 वाला जो मिड है, ये आपके पास 7 8 है। इसी तरह आपके पास दूसरे क्लोरीन में भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर उसको काउंट करेंगे तो वो भी 2 2 4 6 हो जाएगा, और 6 के बाद ये जो बीच म्यूचुअल शेयरिंग है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो। इस हिसाब से जो कोई भी एटम है अपना आउटर मोस्ट शेल ऐसे कंप्लीट करता है। ठीक है, ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग करके। अच्छा, देयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लेस देन 1.7। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम HCl की बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है 0.9, तो इसका मतलब 1.7 से कम है। तो ऐसे बॉन्ड जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आता है उनको हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। What is single covalent bond? Basically, there are three types of covalent bond, in which first type is single covalent bond. What will happen in this bonding? Basically, one electron would be shared by the both atoms. It means only 2 electrons are located between the 2 atoms. As you can see in this figure, this blue one atom is belongs to this chlorine molecule, and similarly this black electron is belongs to this chlorine molecule. And when both chlorine molecules react together, it will share each electrons with both of them. So their octet will be complete. As you can see there, 2 8 and 8. It means its first orbit contains 2 electrons and the second orbit contains 8 electrons, and the third orbit also contains 8 electrons by the help of the sharing of the other chlorine atom electrons. So अगर हम तो रिएक्टेंट्स देखें तो उसमें भी अगर आपको नज़र आ रहा है, जैसे अब अगर मैं इसको सिमिलरली सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो सिंपल आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास टोटल 2 8 7 8 मीन्स पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब एक दूसरे से म्यूचुअल शेयर होंगे तो आपके पास सिंपल 8 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में हो जाएंगे।
ठीक है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम क्लोरीन की, तो आपके पास आ जाती है 1s2 2s2 2p6 ठीक है, 3s2 3p5 आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है कि आपके पास सिंपल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 3p एक्स में है, 2 इलेक्ट्रॉन 3p वाई में और 1 इलेक्ट्रॉन 3p जेड में। तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए वो दूसरा क्लोरीन एटम अपने ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है और Cl2 मॉलिक्यूल बना देता है। और Cl2 मॉलिक्यूल बना क्यों रहा है, क्योंकि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये स्टेप उठाता है। ठीक है, अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेटा शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड आर टू बी काउंटेड टूवर्ड द ऑक्टेट ऑफ ईच ऑफ द बॉन्डिंग एंड। अब जो भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं वो एक दूसरे को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, ये जो दो आपके पास हैं, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, ये आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो वर्टिकल में ऊपर की तरफ अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये जो ऊपर एक है दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये दोनों जो है कहते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिले हैं और आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिंपली सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन बनाएं, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। In chlorine molecule, the one shared pair of electron forms a single covalent bond between two chlorine atom। ठीक है, ये एग्जांपल आपको सही से समझ आ गई होगी, तो हमने कैसे क्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहा होता है। ठीक है, now double covalent bond, this is the second type of covalent bond in which two atoms will share two electrons in their outermost shell and they will complete their octet by this sharing of electrons। सो बेसिकली आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि कोई भी दो एटम अपने आखिरी शेल के दो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करा रहे होते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल में देखा जाए आपके पास, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं तो आपके पास सिंपल एक ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह दूसरा ही एक ऑक्सीजन हम मॉलिक्यूल एटम उठा लेते हैं, उसके भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इनको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, तो 6 इलेक्ट्रॉन मींस कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख के स्टेबल हो सकें। तो ये क्या करेंगे, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। डबल मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल रहे होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इनकी काउंटिंग करें इस वाले O की, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जो है कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को डिनोट कैसे करते हैं, सिंपल सिंगल शॉर्ट लाइन से डिनोट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल लाइन, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ही एटम के साथ शेयर कर रहा है, इसका ये मतलब है। What is triple covalent bond? It is the third type of covalent bond in which 3 electrons would be shared by both atoms mutually। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक एक एटम अपने साथ शेयर कर रहा हो, एक ही दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये आपके पास सिंपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, और इसको हम 3 लाइन से डिनोट कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन, nitrogen atom has 5 electrons in its valence shell, therefore the formation of nitrogen molecule would involve sharing of 3 electrons from each of the 2 atoms। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है उसको टोटल कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अभी इस तरह वो किसके साथ रिएक्ट होगा, अपने ही एक एटम के साथ रिएक्ट होगा जिसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या करेंगे है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे और अपने अपने एटम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे।
तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ये रहे और बाकी इस नाइट्रोजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बीच में, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए। तो दूसरे नाइट्रोजन में भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है, और बाकी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बीच में, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब सिंपल डिनोशन किस तरह होती है इसकी, सिंपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को आप ट्रिपल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें पोलैरिटीज आ रही होती हैं, और ये बॉन्ड हमेशा ऐसे एटम्स के साथ मिलके बनते हैं जो एक दूसरे से सेम ना हो। जैसे हम पीछे एग्जाम्पल में पढ़ी हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें पोलैरिटी डिफरेंस आता है, पोलैरिटीज आ जाती हैं। लेट्स सपोज HCl है, ठीक है। अब ये HCl में क्या हो रहा है, H का ये इलेक्ट्रॉन और Cl का ये इलेक्ट्रॉन जब रिएक्ट हो गए तो बीच में आ गए, ठीक है। ये सिंपल स्टार्टिंग स्टेट है जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हुए हैं, ठीक है। अब रिएक्ट कैसे हुई है, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करी है, तो इसका मतलब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर हो गया तो अब ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम, because the electronegativity of hydrogen is less than the electronegativity of chlorine, it means chlorine atom is high tendency to attract shared pair of electron towards itself. So if you see the second last picture, this one, it means that the electron cloud will be dislocated from the center of both atoms. It means electron would slightly transferred to chlorine atom. It means the partial negative sign will be arises above the chlorine atom, and the partial positive signs arises at the top of the hydrogen atoms, which shows that the electron which shows basically the electronegativity of chlorine is higher than the electronegativity of hydrogen, and chlorine behaves as anion and hydrogen behaves as cation in solvents. So other figure is polar covalent bond hydrogen oxide water. So simple इसमें ये है वही कहानी है इसमें भी कि आपके पास जो शेयरिंग है वो अनइक्वल है, ठीक है। अनइक्वल मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू अदर एटम्स, ठीक है, जो उसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, दोनों एटम्स के शेयरिंग को अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ शेयरिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों अभी सेंटर में ही है, ठीक है, जैसे उस एग्जांपल में थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद अपनी टेंडेंसी या अपनी सलाहियत या अपनी पावर की वजह से वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यानी दोनों पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस आ जाते हैं, जिस वजह से इनको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। What are the characteristics of covalent bond? Number one is they are generally gases, liquids and soft solids at ordinary condition. तो normal condition के ऊपर आपके पास ये gases होते हैं, liquids होते हैं और ये soft solids होते हैं। तो ये simple आपके पास hard solids नहीं होते, hard solids आपके पास ionic होते हैं। Second property is they have low melting and boiling point because less attractive force in covalent bond molecules. ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनमें कोवेलेंट बॉन्ड में कम होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्ड्स के बीच की जो फोर्स है वो भी कम होती है, ठीक है। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट को फंक्शन नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं करा सकते अपने सॉल्वेंट्स में। and they are volatile liquids and gases. It means the solution of their liquids and the gas molecules will be volatile, मतलब कि वो evaporate हो जाते हैं जल्दी। और covalent compound are insoluble in water and but soluble in organic solvent, ठीक है। अगर हम एक जनरल इसकी बात करें, जो सिंपल आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जीज बात की इससे रिलेटेड बात करते हैं तो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिंपली कोई भी दो एटम को बनाने या तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जितना आपके पास एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है दो एटम एक दूसरे को जितना जितने करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए ताकि उसको अट्रैक्शन को हम तोड़ सकें। तो इसी तरह जितना आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही कम अट्रैक्शन फोर्स चाहिए होगी ताकि आपका जो सिंपल बॉन्ड है वो इजीली टूट सके।
तो सिंपल डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास वेरी करता है सिंगल टू ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो here we are going to end this topic, and today's lecture we will discuss other further topics in next video. So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.